हमारी डिस्कशन लास्ट वीक चल रही थी मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, और फिर प्रॉफिट्स में एक ही कंपनी का पीएनएल बनाए दोनों सिस्टम के तहत तो प्रॉफिट्स डिफरेंट आते हैं। वो प्रॉफिट्स डिफरेंट आने की रीजंस हमारी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की पोजीशन होती है। उसके हिसाब से हमने फिर इनका डिफरेंस की रिकंसिलिएशन को भी डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट्स ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स बराबर है तो दोनों स्कीम्स के तहत प्रॉफिट सेम आएगा, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक यूनिट से ज्यादा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक यूनिट से कम है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम रहेगा। तो हमें ये तीन जो रूल्स हैं ये ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वी मे बी आस्क्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन ऑफ द प्रॉफिट, और हमें एक स्कीम का प्रॉफिट दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी मदद से दूसरी स्कीम का प्रॉफिट बनाइए। तो एक स्कीम का प्रॉफिट पता हो, इन्वेंट्री पोजीशन बताई जाए हमें, तो हम दूसरी स्कीम का प्रॉफिट डिटरमिन कर पाएंगे प्लस या माइनस एडजस्टमेंट के थ्रू। जी, कोई सवाल लास्ट लेक्चर से? गालिबन रिकंसिलिएशन के रेफरेंस अगर बात करूं तो हमने जो रिकंसिलिएशन डिस्कस कर ली है किताब में ही आ जाते हैं यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 7 में हमें कहा जा रहा था कि हम इलस्ट्रेशन 4 की जो डाटा है प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करें, जो हमने कर लिया था। इलस्ट्रेशन 8 में हमें कहा जाता 3 और 5 में जो हमने मार्च अप्रैल के प्रॉफिट किए थे उनको रिकंसाइल करें, वो हमने कर ली हैं। अब हमने इलस्ट्रेशन 9 में प्रॉफिट्स इलस्ट्रेशन 6 के रिकंसाइल करने को कहा जा रहा है, हमने इलस्ट्रेशन 6 की नहीं है, ठीक है। तो हम करते कि हम कि पहले इलस्ट्रेशन 6 करते हैं और इसके बाद फिर हम उसके भी प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन बनाएंगे। So let's go to illustration 6 and then its reconciliation which is required in illustration 9. ये जो illustration 6 का डाटा है Z and B। Marginal prepare an income statement for the month of September using principle of marginal and absorption costing। Marginal absorption costing के तहत हमें इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल बनाने हैं। टफ लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स Z and B। The following information is available for the month of September। प्रोडक्शन ZB की क्या है, सेल्स ZB की क्या है, ओपनिंग स्टॉक दोनों का 0 था। यूनिट सेलिंग प्राइस फाइनेंशियल डाटा में दिया गया है। ZB का क्या है, यूनिट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है, उसने बता दिया ये प्री डिटरमिन्ड है, मतलब OAR है। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द पीरियड वर 4,10,000, फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स वर 1,54,000। जी, इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल केस है जी। हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग को डील कर लेते हैं, फिर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कहानी की बात करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल पार्ट ए। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल, चूंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है, वी कैन गो फॉर स्मार्ट फॉर्मेट। और स्मार्ट फॉर्मेट होता है टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। Total contribution is contribution per unit multiplied with units sold। यूनिट सोल्ड हैं आपके Z के कितने जी, 4,600, और इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है Z का 180 माइनस 30 माइनस 36 माइनस 24 माइनस 2 प्लस
दूसरा कंट्रीब्यूशन बी का भी ले लीजिए, 3200 मल्टीप्लाइड विद इसका कंट्रीब्यूशन 150 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 2। लीजिए जी, यहाँ से टोटल कंट्रीब्यूशन 673600, ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया जनाब दोनों प्रोडक्ट से, जी और बी को बेच के। और फिक्स कॉस्ट लेनी है तो 410 प्लस 154, यहीं पे वर्किंग बना दे, 410,000 प्लस 154,000, ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई 5,64,000 प्रॉफिट। लीजिए जी, हमारा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 6, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्मार्ट फॉर्मेट। और वर्किंग भी मैंने यहीं पे डील कर ली, लहदा वर्किंग नंबर लगा के नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं। टोटल कंट्रीब्यूशन लेस टोटल फिक्स कॉस्ट इज नेट प्रॉफिट। जी, एनी क्वेश्चन? मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट। और अब हम पार्ट बी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रॉफिट बनाएं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत फॉर्मेट रहेगा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है नहीं, तो हम फुल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक। और ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड हो तो उनको एडजस्ट करने की जरूरत है। अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो ऐड होते हैं, ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो लेस होते हैं। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हमें नेट प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, सेल्स मतलब रेवेन्यू, जी के बेचे 4600 यूनिट्स, प्राइस है इनकी 180 प्लस 3200 इंटू 150, रेवेन्यू बोलिए क्या है? 13,08,000, ये है जी रेवेन्यू हमारा। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, मैं वर्किंग वन ले लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, वर्किंग वन से मैं लेके आता हूँ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे जी और बी दोनों की लेनी है। तो जनाब प्रोडक्शन कॉस्ट जी की 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद जी की 30 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 6 ओवरहेड भी आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जी की कॉस्ट आएगी कितनी जी? 4,50,000, 7,50,000। और फिर हम बी की कॉस्ट लें, कितने यूनिट्स बनाए? 3500 इंटू 24 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 40, 3,64,000 टोटल हुआ। 11,14,000, ये जी मेरी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है, 11,14,000। क्लोजिंग स्टॉक दोनों के पड़े हैं हमारे पास, 400 यूनिट्स जी के और 300 बी के। अब मेरे पास, मैं प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी करूं, मेरे पास फुल लिबर्टी है। ये मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट है, ये कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है जी। तो कॉस्ट पर यूनिट इंटू 400 इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी है जी? ये कॉस्ट पर यूनिट 150, 60,000। और यहाँ पे जनाब कितने 300 यूनिट्स हैं? 104, 200 टोटल हुआ। लीजिए जी, ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ गई 91,200। ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड, वर्किंग 3, ओवर अंडर एब्जॉर्ब, किन दो वैल्यूज का फर्क होता है?
and absorbed overheads. Working 3. Actual overheads कितने हैं जी आपके पास? Actual production overheads 4,10,000. Absorbed overheads कितने हैं आपके पास? ये हैं जी absorbed overhead, देखिएगा जरा. Absorbed overhead आपके ये पड़े हुए 5,000 इंटू 60 और 3500 इंटू 40. ये ना absorbed overheads, ठीक है. Absorbed overhead यहाँ पे लिखे तो 5,000 इंटू 60 रुपए. प्रोडक्शन कॉस्ट में जो शामिल है फिक्स कॉस्ट प्री डिटर्मिन्ड रेट पे इंटू 40 कितना बना जी? 4,40,000. इसका मतलब ओवरहेड्स आर ओवर एब्जॉर्ब्ड. 30,000 ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमने यहाँ पे लेस करने हैं. 30,000. लीजिए जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी बनी? 992800. ग्रॉस प्रॉफिट 3,15,200. जी, एनी क्वेश्चन? किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन पे कोई इशू? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत P&L बना रहे हैं हम. जी बेटा 104 कैसे आया बेटा? 150 जहाँ से आ रहा था ना, उसी के निचली मंजिल में थोड़ा सा काम हुआ तो वहां से 104 आ गया. जी, कोई सवाल? किसी और वैल्यू पे कोई गाइडेंस चाहिए? पूछिए. आइटम की कैलकुलेशन विद कॉन्सेप्ट आपके जहन में होनी चाहिए, समझनी चाहिए. ना समझ आए तो पूछिए. मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, कॉपी पेस्ट करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. जो बोर्ड पे लिखा गया उसको नोट करना रजिस्टर पे, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रही है, जो कैलकुलेशन हो रही है, उनको फॉलो करें. कैलकुलेटर आपके हाथ में हो, रजिस्टर आपके सामने हो, और फॉलो करते जाए, समझते जाए. जो समझना है पूछिए. नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी है? वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एंड एडमिन के जो फिक्स्ड ओवरहेड है. तो इसके लिए भी मैं एक वर्किंग बना लेता हूँ. वर्किंग 4 में एक लाइन में यहाँ पे कर लेता हूँ. मैं फिक्स्ड है जी मेरे पास 154,000 और वेरिएबल है मेरे 2 रुपीज पर यूनिट. दोनों के लिए 2 रुपये पर यूनिट है, तो दोनों को सम कर लो. सेल्स 46,000 जमा 3200 इंटू 2, ऐसा ही है जी. तो बनाइए यहाँ से कितना बनता है? 15,600 ये बन गया. तो ये ऐड करना 169,600. ये मेरे टोटल नॉन प्रोडक्शन टोटल खर्चा फिक्स जमा वेरिएबल 169,600. 169,600 लेस करो 1,600. लीजिए जी, ये हमारा प्रॉफिट आ गया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत? ये फिगर बजाय इसके मैं फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे लूं और क्लोजिंग स्टॉक लेस करूं, मैं इन दोनों को नेट करके कैलकुलेट कर लूं, ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप. करके देख लीजिएगा, मुझसे ना पूछें आप. मतलब मैंने कह दिया हर क्वेश्चन पे हो सकता है, तो जिस पे नहीं भी हो सकता आप लगा देंगे. ठीक है, जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में ये हो सकता है, लेकिन मैंने इसको खुद अवॉइड किया. ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में हो पाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में शायद ना हो पाए. जैसे आपको सवाल आ जाता है एवको का. एवको में क्लोजिंग
स्टॉक का रेट कुछ और होता है, प्रोडक्शन का रेट कुछ और होता है। फाइफो में हो पाएगा। अब उसने फाइफो को एफको को मिक्स कर दिया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन से, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर है कि एक ही तरीके से चलते रहें जिसमें सारे सवाल हल हो जाएंगे। फाइफो से एफको से सारे सवाल हल हो जाएंगे। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसी का इलस्ट्रेशन 9 जो है वो इसी की रिकंसिलिएशन की है कि इन दोनों को हमें रिकंसाइल करना है। तो रिकंसिलिएशन के लिए मैं मार्जिनल से शुरू करके एब्जॉर्प्शन पे चला जाऊं, एब्जॉर्प्शन से शुरू करके मार्जिनल पे चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यूज मेरे पास हैं। तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करता हूं। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करता हूं, डिफरेंस लेके आते हैं और प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे सवाल को खत्म करते हैं। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इलस्ट्रेशन 4, उसमें भी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 7 पीएम है और यहाँ पे सिर्फ ये एडिशन किया गया कि ये प्रीडिटरमाइंड है, ठीक है? तो वहाँ पे भी 4 यार निकाल। बेटा मैंने निकाला नहीं था, मैंने आपको बताया था कि ओवरहेड जब भी आपको पर यूनिट दिए जाएंगे फिक्स ओवरहेड, वो प्री डिटरमिन्ड ही होते हैं, वो ओआर ही होते हैं। वहां पे उसने लिखा नहीं था, यहाँ पे लिख दिया इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ ओआर। फिक्स ओवरहेड जब भी आपको पर यूनिट दिए जाएंगे वो प्री डिटरमिन्ड ओआर ही है, ठीक है? वो बताए या ना बताए, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट इज ओआर। एब्जॉर्प्शन रेट है जो प्री डिटरमिन्ड होता है, मतलब साल के शुरू में बनाया जाता है। अच्छा जी, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेरे पास है 109,600। फॉर द टाइम बीइंग मैं कहता हूं ये फिगर मेरे पास नहीं है, लेट्स अज्यूम ये फिगर मेरे पास नहीं है और मैं इस सवाल को हल कर रहा हूं कि भाई इस प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक जाओ। अब हम हाउ टू थिंक, पहली चीज कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट आनी है, जिसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आएगा। पहला पॉइंट, वो एडजस्टमेंट प्लस है या माइनस है? वो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स को क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से कंपेयर कीजिए। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स दोनों में जीरो हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के जीरो हैं और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स दोनों के एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब दोनों आइटम्स के लिए क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स आर मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, और जब क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ज्यादा होते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा आता है। इसका मतलब एडजस्टमेंट ऐड होनी है। और ये एडजस्टमेंट हम मेजर कैसे करते हैं? डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू ओआर। अब प्रोडक्ट्स दो हैं तो दो वैल्यूज कैलकुलेट करके सम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर इसके लिए वर्किंग बनाऊं, मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट्स के क्लोजिंग स्टॉक है 400, ओपनिंग स्टॉक जीरो था। दूसरी प्रोडक्ट के है क्लोजिंग स्टॉक 300, ओपनिंग जीरो था। ये डिफरेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ गया इनटू ओआर। जी का 60 है, 40 है, 24,000, 12,000, 36,000। लीजिए जी 36,000 यहाँ पे ऐड कीजिए, आपका आंसर 145,000। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट यही था हमारे पास। सो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हम रिकंसिलिएशन से भी बना सकते थे, प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। मैंने वो पॉइंट उड़ाया इसलिए कि मैं इसमें प्लस माइनस साइन की डिस्कशन भी लाना चाह रहा था। अदरवाइज तो यहाँ से यहाँ तक जाना है प्लस ही होना है, वो तो पता लग रहा था इधर से, यहाँ से पता लग रहा था भी प्लस ही हो रहा था। यहाँ पे पहुंच रहे, सोचने की जरूरत नहीं थी। आई वांटेड टू ब्रिंग दिस इनटू डिस्कशन, इसलिए मैंने कहा जी इसको भूल जाओ, ये यूं करो, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। प्लस माइनस के साइन के बाद हम देखेंगे हम कहाँ पहुंचते हैं। तो यस, वी रीच्ड एट द राइट पॉइंट। जी, ये हमने जो लास्ट वीक में डिस्कशन की थी प्रॉफिट्स में डिफरेंसेस की, क्या कॉज होती है और उसकी डिफरेंस की वैल्यू कैसे मेजर की जाती है, उसको हमने रिवाइज किया। हमने अभी तक जो लास्ट वीक की डिस्कशन को हमने अभी रिवाइज किया, कोई नई बात आगे की अभी हमने शुरू नहीं की इस वीक में। जी एनी क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा, बात क्या शुरू हुई? पिछली स्लाइड आते मैंने क्या दिखाई थी आपको? आपको यहां से पता लगेगा आपने ऐड करना है कि नहीं करना। अगर
हमारे केस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा था, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ ऐड करोगे तो हायर वैल्यू आएगी ना। लेकिन अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कम होता तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐड करके एब्जॉर्प्शन आएगा या लेस करके आएगा? बेटा मैं वही बता रहा हूँ, आप इस सवाल की बात कर रहे हो जनरल हमेशा हर जगह, तो जनरल के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से चल रहे हो तो इस केस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है या ज्यादा? तो कम पे जाने के लिए आप कुछ ऐड करोगे या लेस करोगे? समझ आ रही बात? हमेशा नहीं एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐड होगा। मैंने इसीलिए लास्ट वीक भी आपको कहा था कि आपको इसको देखना है। अभी इसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सा प्रॉफिट ज्यादा है कौन सा कम है, तो उसके हिसाब से प्लस माइनस का फैसला होगा। यहां पे जैसे पता लग रहा है अगर ये केस होगा तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है, तो मार्जिनल से चलना है तो लेस करना है, एब्जॉर्प्शन से चलना है तो ऐड करना है। यहाँ पे हमें पता लग रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, तो मार्जिनल से चलना है तो ऐड करना है, एब्जॉर्प्शन से चलना है तो लेस करना है। तो पहले आपको ये समझना है, इसके बाद फैसला करना है प्लस या माइनस का, कहां से कहां को जाना है उसके हिसाब से बाद में देखा जाएगा। जी एनी क्वेश्चन? हमने जिस तरह लास्ट वीक जो हम एक्टिविटी कर रहे थे, मार्च अप्रैल का अकाउंट इलस्ट्रेशन 3 और 5 में बनाया था, तो वहां पे मार्च में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा था, तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट में ऐड किया था तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आया था। अप्रैल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कम था, तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट में हमने डिडक्शन की थी, सब्ट्रैक्शन की थी, तो हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट मिला था। लास्ट वीक एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 3 और 5 की रिकंसिलिएशन जो हमने बनाई थी। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा जी, हमें एक और मसला भी रिकंसिलिएशन में आ जाता है बाद का। अभी हमने रिकंसिलिएशन सीख ली ना, तो अगर तुम रिकंसिलिएशन बना सकते हैं उस तरह बन गई, लेकिन एक बात का ये प्रॉब्लम आ जाता है, हम रिकंसिलिएशन बना नहीं पाते जैसे हमने सीखी अभी। यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट प्रोवाइडेड, इंस्टेड ओनली वैल्यूज आर गिवन। मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ही नहीं पता, वैल्यूज गिवन। जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ही नहीं पता, तो क्या आप ऐसे रिकंसिलिएशन बना सकते हो? क्योंकि हमने तो रिकंसिलिएशन में सीखा भी यूनिट्स का डिफरेंस लो और OR से मल्टीप्लाई कर दो। जब यूनिट्स अवेलेबल ही नहीं है तो डिफरेंस कहां से लेंगे हम? ये मसला आ जाता है। जब ये मसला आ जाए तो रिकंसिलिएशन हम इस तरीके से नहीं बना पाते। बेसिकली हम सीखने के लगे हैं एक और तरीका रिकंसिलिएशन का, हम सीखने लगे हैं ये वैल्यू कैलकुलेट करने का एक और तरीका, एक वैल्यू करने का तरीका कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी का फर्क लो, OR से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो सीख लिया, लेकिन जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स अवेलेबल ना हो तो ऐसा नहीं हो सकेगा। एक और इशू भी आ जाता है कि OR पर यूनिट इज डिफरेंट फॉर बोथ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। यूनिट्स अवेलेबल है लेकिन OR दो है क्वेश्चन में। हमें बताया जाता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, उसमें OR 10 रुपए है और करंट पीरियड में OR 12 रुपए है। दो OR क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में अगर ओपनिंग स्टॉक भी आ जाए तो ओपनिंग स्टॉक तो बना था पिछले साल में, पिछले महीने में, तो पिछले महीने का OR पिछले साल का OR फर्क हो सकता है करंट ईयर से। तो एक ये दूसरी सिचुएशन है कि भाई हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 2 आ रहे हैं, तो वहां पे इशू आ जाता है फिर किस OR पे हम निकालेंगे अपना डिफरेंस, क्योंकि हमने तो कहा ना इन्वेंट्री का फर्क लो OR से मल्टीप्लाई कर दो। अब OR ही 2 हो गए, एक पुराना और एक नया, हम कौन सा OR लें? तो इशू दो प्रॉब्लम, इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम आ जाए, या आपके पास इन्वेंट्री यूनिट्स अवेलेबल नहीं है तो ये रिकंसिलिएशन नहीं बनती, या आपके पास OR 2 आ गए तो ये रिकंसिलिएशन में फटा पड़ गया, कौन सा OR इस्तेमाल करें इस कैलकुलेशन में। यूनिट्स अवेलेबल है, यहाँ पे 2 रेट आ गया है, 2 रेट्स में कौन सा इस्तेमाल करें, प्रॉब्लम आ गया। तो जब भी इन दोनों में से कोई भी एक इशू हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक इशू आ जाए, ठीक है, या आपको इन्वेंट्री के यूनिट्स अवेलेबल नहीं है या इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं लेकिन OR क्वेश्चन में 2 हैं,
एक ओपनिंग स्टॉक के लिए अलहदा दे दिया और एक करंट पीरियड का दे दिया। उस केस में फिर हम एक अल्टरनेटिव मेथड पे जाते हैं। दिस इज अल्टरनेटिव, आई रिपीट, ये मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम ये वाला मेथड इस्तेमाल ना कर पाए। अगर ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, वी मस्ट गो फॉर दिस। जहां पे ये नहीं हो पाएगा वहां पे हम अल्टरनेटिव मेथड पे जाएंगे। अल्टरनेटिव मेथड से एडजस्टमेंट कैसे आती है, चले इलस्ट्रेशन 10 का डाटा पढ़ते हैं ना, वहां पे पहले ये हालात देखते हैं, क्या ये हालात है, फिर अल्टरनेटिव मेथड की बात करते हैं, वो है क्या। इलस्ट्रेशन 10, a company uses marginal costing in the financial period that has just ended. Opening inventory was 20,000 and closing inventory was 35,000. The reported profit for the year was 1,92,000. कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रही है और यह है कहानी मार्जिनल कॉस्टिंग की। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है और प्रॉफिट गिवन है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। If the company had used absorption costing, or opening inventory would have been 30,000 and closing inventory would have been 55,000. What would have been the profit for the year if absorption costing had been used? अगर absorption costing use करते तो हमारा profit क्या आता? This is the question. जी, अब यहाँ पे देखिए, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है। तो पहली बात हमने कहा था, दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स में डिफरेंस लेके इनटू ओएआर। क्या हमें यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के? द आंसर इज नो, हमें यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। क्या यहाँ पे इवन ओएआर अवेलेबल है? आंसर इज नो। इसका मतलब हम जो डिफरेंस की वैल्यू निकालते थे पहले, वो वैल्यू हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अब हमें यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव जुगाड़ लगानी है। अच्छा, ये वैसे बात है जुगाड़ ही है, क्योंकि इसके कई तरीके हैं। एक तरीका मैं सिखाने लगा आपको, और ICAP के किताब में या सोल्यूशन में कभी ये तरीका मिलेगा, कभी कोई तीसरा तरीका मिल जाएगा आपको। बेंचमार्क तरीका यही है, भाई ये कर सकते हो तो ये कर लेना, अगर ये नहीं हो रहा तो फिर जुगाड़ लगनी है, जो मैं सिखा रहा हूँ वैसे लगा लो, जो ICAP की किताब में लिखी है वैसे लगा लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह के केस में हम कैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट पे पहुंचे। हमें पहुंचना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10, हमें प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अवेलेबल है। कितना है? 192,000। हमें एक एडजस्टमेंट इसमें पास करके प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे पहुंचना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है जी। अच्छा, अब हमें पता है कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट्स डिफरेंट होते हैं तब जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स फर्क हो। जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बराबर होते हैं, दोनों सिस्टम के तहत प्रॉफिट भी सेम होता है। अब हमें यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो अवेलेबल है ना। जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यूज, क्या हम ये सोच सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ज्यादा है या कम है? ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए का है, क्लोजिंग स्टॉक 35,000 रुपए का है। मोर वैल्यू मोर यूनिट्स, मोर वैल्यू मोर यूनिट्स। यहाँ पे भी देखो ऐसा ही है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देख लो, ओपनिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 55,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत P&L बना, ओपनिंग स्टॉक 30,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 55,000 था। सो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, इसका क्लोजिंग स्टॉक यूनिट भी ज्यादा ही होंगे। मोर वैल्यू मोर यूनिट्स। अगर ऐसी कोई बात, आपके साथी का कहना है रेट का भी फर्क हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक में, अगर कोई ऐसी बात होगी तो क्वेश्चन विल गिव यू इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन आपको रेट बताएगा, रेट बताएगा तो यूनिट्स बना लेना भाई, फिर तो जिंदगी आसान होगी ना आपकी।
अगर वो बता देता है ओपनिंग स्टॉक का रेट पर यूनिट ये है, क्लोजिंग स्टॉक का रेट पर यूनिट ये है, वैल्यू गिवन है, रेट गिवन है, यूनिट्स तो निकल आए फिर हमारे, फिर तो यूनिट्स आ जाएंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब हमें रेट्स गिवन नहीं है तो हमारी नॉर्मल assumption रहेगी कि रेट शायद सेम है, तो हम रेट्स सेम समझ के आगे चल रहे हैं क्योंकि रेट पे कोई बात ही नहीं यहाँ पे हुई भी। और जब रेट सेम है तो हायर वैल्यू मीन हायर यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ज्यादा हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक यूनिट ज्यादा हो तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट ऐड करना है। अब करना ऐड क्या है, वो वैल्यू कहां से है उस पे क्वेश्चन मार्क है। डिफरेंस हमने ऐड करने हैं, लेकिन ये डिफरेंस लेना कहां से है इस पे क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए मैं वर्किंग 1 आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि इसकी वर्किंग, इसका डिफरेंस बनाने की तरीका फर्क होने वाला है। पहले तो हमने सीखा था ना, यूनिट्स गिवन होते तो यूनिट्स का फर्क लो, OAR से मल्टीप्लाई कर दो। अब ना यहाँ पे यूनिट्स है ना OAR है, तो हमें क्या करना है, वर्किंग 1। हम इसको 3 स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं इस एडजस्टमेंट को। स्टेप नंबर 1, डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और फिर डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस। जैसे हमारे केस में मैं फिर कह रहा हूँ, डिफरेंस मैंने लिखा, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं लिखा, मैंने कहा डिफरेंस। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस कितना है, 35,000 माइनस 20,000, ये है जी 15,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है ये डिफरेंस कितना है, 55,000 माइनस 30,000, ये है 25,000, और डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज 10,000। ये है जी हमारी एडजस्टमेंट, ये हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पे लेके 10,000 सम करें 2,02,000। ये है प्रॉफिट आफ्टर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो रिकंसिलिएशन बनाना, दो कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन आ जाए, इन दो कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन आ जाए तो हम रिकंसिलिएशन में जो डिफरेंस की वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा। साइन प्लस माइनस कैसे आना है उसकी लॉजिक वही है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कम है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। वो लॉजिक वही की वही है, सिर्फ ये है कि कॉस्ट की यूनिट की जगह वैल्यू पे वो लॉजिक अप्लाई हो जाएगी इस केस में, क्योंकि यूनिट्स अवेलेबल शायद ना हो। तो जो लॉजिक यूनिट्स पे अप्लाई होती थी वही लॉजिक वैल्यू पे अप्लाई करके आप प्लस माइनस का साइन ले लेते हो। प्लस माइनस का साइन लॉजिक से आया, डिफरेंस की कैलकुलेशन के लिए 1 2 3 लाइनर वर्किंग है, यहाँ से आप डिफरेंस की कैलकुलेशन लेके आते हो। जी बेटा, बेटा मैंने फिर बोला मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, डिफरेंस का मतलब फर्क दोनों में क्या है, A माइनस बी, B माइनस ए नहीं मैं लिख रहा, डिफरेंस इन दोनों में फर्क कितना है, फर्क 10,000 का है, फर्क 15,000 का है, फर्क 25,000 का है। डिफरेंस का मतलब कोई प्लस माइनस साइन नहीं लाना आपने, दो वैल्यूज का फर्क लेना है आपने। जी, एनी क्वेश्चन? सर ये जो रिकंसिलिएशन आपने लिखी थी उसमें आपने बोला डिफरेंस को OAR से मल्टीप्लाई करते हैं। सर मार्जिनल कॉस्टिंग का और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का OAR में डिफरेंस हो सकता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में OAR होता है, कान पकड़ाऊं आपको मैं? सर है बस अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग इज मार्जिनल कॉस्टिंग का ताल्लुक फिक्स्ड ओवरहेड से है और वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है। सर ये सप्लीमेंट काला वाला कहाँ पे भाई? इलस्ट्रेशन नंबर? ये सर चैप्टर नंबर 3 की बात करें उसमें बेटा आपने ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकाला। हम एब्जॉर्प्शन जब हम बात कर रहे हैं ना ये रिकंसिलिएशन की, ट्रीटमेंट की, तो डिफरेंस जो आता है मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, वो डिफरेंस वो है फिक्स्ड ओवरहेड की ट्रीटमेंट का। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की ट्रीटमेंट का है। आपने ये पेज खोला, इसका आगे पीछे कहीं जहाँ पे वो पीछे लिखा है फिक्स कॉस्ट, जहाँ पे कॉस्ट का ब्रेकअप आपको समझाया गया है, वहां पे फर्क क्या है, सिर्फ
फिक्स्ड कॉस्ट की ट्रीटमेंट का फर्क है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट बनाओ और उसको भी प्रोडक्ट में ऐड करो। हम यहाँ पे जितनी बात कर रहे हैं OAR की, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन ये मैं कल आपको बता चुका हूँ, ये फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बात हो रही है। वेरिएबल ओवरहेड का मसला ही नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट उसकी सेम रहती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होते हैं, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होते हैं। फर्क सिर्फ होता है फिक्स्ड ओवरहेड की ट्रीटमेंट का। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं, वेयर एज मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड एज अ पीरियड कॉस्ट P&L को चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये जो OAR की बात कर रहे हैं, ये फिक्स्ड ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन रेट की बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल ओवरहेड की बात नहीं हो रही। फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट नहीं किया जाता। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जनाब इस रिकंसिलिएशन में? मैं फिर बता रहा हूं, जहां पे ये रिकंसिलिएशन बन सकती है वहां पे हम यही बनाएंगे। मैं बार बार ये जुमला इसलिए बोल रहा हूँ कि ICAP का सोल्यूशन एक ऐसा आएगा पास पेपर का जिसमें ये रिकंसिलिएशन बन सकती है, लेकिन ICAP ने ये जुगाड़ लगाई हुई है सोल्यूशन में। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जहां पे ये बन सकती है वहां पे यही बनाएंगे हम। जहां पे ये नहीं बन सकती वो कंडीशन दो है, ये दो कंडीशन जिनमें से कोई एक भी और के साथ है ना, ये या ये कोई भी कंडीशन आ जाएगी तो फिर वो हमारी ये रिकंसिलिएशन डिफरेंस इस सिस्टम से नहीं निकलेगा। जब इस मेथड से डिफरेंस नहीं निकलेगा, डिफरेंस इस मेथड से नहीं निकलेगा तो फिर ये मेथड हम अप्लाई करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए। बट दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेथड, दिस इज अल्टरनेटिव मेथड। इलस्ट्रेशन 11 देखिए जरा, हमने 10 कर ली, 11, 12 दो इलस्ट्रेशन और हैं जी हमारे पास इस मेथड के ऊपर। इलस्ट्रेशन 11, a company uses absorption costing in the financial period that has just ended. Opening inventory was 95,000 and closing inventory was 65,000 and the reported profit was 2,60,000. If the company had used marginal costing, opening inventory would have been 58,000, closing would have been 42,000. What would have been the profit for the year if the marginal costing had been used? ये बिल्कुल उसका रिवर्स क्वेश्चन है, जो भी हमने किया था इलस्ट्रेशन 10, ये उसका मिरर क्वेश्चन है। वहां पे मैं कहा था मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे जाओ, यहाँ पे कहा जा रहा है एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल पे जाओ। एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट दे दिया गया है और मार्जिनल प्रॉफिट निकालने को कहा गया है। तो इलस्ट्रेशन 11 हम बिल्कुल सेम अंदाज में इसकी वर्किंग पैरेलल इसके यहाँ प्रेजेंट करता हूं मैं। हमें प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिवन है कितना जी? इलस्ट्रेशन 11 2,60,000 और हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बताइए। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिवन है, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई क्या इनके प्रॉफिट्स फर्क हो सकते हैं या सेम होंगे। तो हम देखते हैं इन्वेंट्री वैल्यूज। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 95,000, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 65,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट सेम नहीं है। जब यूनिट सेम ना हो तो प्रॉफिट सेम नहीं होते। और हम इन वैल्यूज को कंपेयर करके कम से कम ये बता सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक के यूनिट से कम है, क्योंकि वैल्यू कम है तो यूनिट्स भी कम होंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही बिहेवियर है। आप मार्जिनल कॉस्टिंग में देख लो तो यहाँ पे भी वही बात है, ओपनिंग स्टॉक 58,000, क्लोजिंग स्टॉक 42,000। दोनों केसेस में, दोनों सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है। वैल्यू कम मतलब यूनिट्स कम, और जब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक से कम हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट कम होता है, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐड होगा यहाँ पे। अब वो डिफरेंस कैसे निकालना है? सेम यही वर्किंग हमें रिपीट करनी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन को अवॉइड करते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री में डिफरेंस कितना है जी यहाँ पे? इलस्ट्रेशन 11 58,000 माइनस 42,000 मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत 16,000 और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत डिफरेंस कितना है? 95,000 माइनस 65,000 30,000 and difference of the difference is
14,000. Difference of the difference is 14,000. लीजिए जी यहाँ पे लाइए 14,000. ये आ गया जी हमारा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. इलस्ट्रेशन 11 रिकंसिलिएशन प्रॉफिट्स की बनाना अल्टरनेटिव मेथड के तहत. जी एनी क्वेश्चन, कोई बात समझ नहीं आई पूछिए. क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इस केस में ओपनिंग स्टॉक यूनिट से कम है, क्योंकि वैल्यू कम है तो वैल्यू कम मतलब यूनिट्स कम. जी बेटा. सर ये जो मतलब डिफरेंस ऐड होगा या माइनस होगा इसका भी डिफरेंट होगा. बेटा फिर वही स्लाइड में खोलूंगा आपके साथ. कौन सा बेटा? इसी की मैं बात कर रहा हूँ. इसके लिए फिर आपको वही स्लाइड में दोबारा खोल देता हूँ. दोबारा क्या आप 5 बार खोलने लगा इस क्लास में स्लाइड में फिर खोल देता हूँ मैं. ये लो पढ़ लो, लिखा है. शुक्र है जी जनाब. एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? जी बेटा. बेटा स्टॉक वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? यूनिट्स पे. यूनिट्स पे. यूनिट्स तो सेम है ना भाई, हम तो सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट का फर्क लेते हैं ना. आपको कहा यूनिट्स तो मेरे पास 100 पड़े हुए हैं. हमने कहा मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ये 5 रुपए का, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ये 6 रुपए का. तो भाई ये 500 है, ये 600 है. अब आप क्या कहना चाह रहे? दोबारा बोलो, सवाल करो. इस तरह से नहीं हो सकता. नहीं आप बताओ क्या सवाल कर रही हो? क्या वो को सवाल मुझसे करना चाहिए पूछो अब जरा. अब आप क्या कह रहे हो? 100 यूनिट्स हैं, 5 पे कॉस्ट लगानी है या 6 पे लगानी है? ये है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. यही है ना. अब सवाल बनता है आपका करना. ये क्लोजिंग स्टॉक के भी 100 यूनिट्स हैं. ये समझो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पड़े हुए हैं. ओपनिंग के ले लीजिए आप. ओपनिंग के 50 ले लो. ओपनिंग के 50 ले लो इंटू 5 और इंटू 6 कितना बना? 250 और 300 रुपए. वो तो मैंने कहानी अभी छेड़ी नहीं ना. मैंने कहा ओआर डिफरेंट है उसको तो छोड़ दो. ओआर डिफरेंट है तो हम तो यहाँ पे आ गए. क्या फर्क पड़ा इससे? मेरी कैलकुलेशन में कहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या चीज होने जा रही है? ओआर तो 1 रुपया है ना. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 का तो 1 रुपया ओआर है. तो यहाँ पे 1 रुपये आप कहते हैं, यहाँ पे 90 पैसे. चलो जी ये 90 पैसे ले लो. अब क्या हुआ? ये क्या हो गया? 5 50 इंटू 5 50 90 कितना बना? 295. अब बोलो क्या क्वेश्चन है? ये कम हो सकता है 250 से? क्या ये 250 से कम हो सकता है? ये कहना चाह रही हो? हो सकता है बताओ. बोलो ना. हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. मतलब हमारा ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड नेगेटिव हो जाएगा. मैंने 5 रुपए में 90 पैसे ऐड किए ना. मैक्सिमम क्या होगा? मैं 0 ऐड कर दूंगा तो 5 रुपए हो जाएंगे. 5 से कम हो सकता है? तो ये वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, हमेशा इससे ज्यादा ही रहेगी. अब बोलो, अभी भी तो सवाल है जी. एनी क्वेश्चन? और ऐसा कोई सवाल ज़हन में आया करे, नंबर्स लिख लिया करो खुद. हर दफा मैं आपके सामने मैं नहीं बैठ रहूंगा जवाब देने को. आपके ज़हन में घर में भी ऐसे सवाल आएंगे जिससे मैंने किया ना, नंबर लिख लो भाई. ये मार्जिनल कॉस्ट है, इसमें फिक्स ओवरहेड ऐड होकर एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट आनी है ना. तो एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट कभी भी मार्जिनल कॉस्ट से कम तो नहीं हो सकती. यूनिट्स तो वही है. उसको 5 से ज़रब देना है या उसको 6 से ज़रब देना है. यूनिट्स तो वही खड़े हुए हैं. ये कॉस्ट कभी भी इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये कॉस्ट मार्जिनल की कॉस्ट प्लस फिक्स ओवरहेड. तो प्लस हो रहा है भाई, माइनस हो ही नहीं सकता. ओवरहेड कैन नॉट बी नेगेटिव फिगर. जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी एक और इलस्ट्रेशन है. थोड़ी सी इसमें एक्टिविटी है, काम यही, लेकिन थोड़ा सा एलैबोरेटिव वर्किंग है जरा. इलस्ट्रेशन 12 रिक्वायरमेंट के अब यहाँ पे 5 आपको आ गया. What would have been the profit for the year if marginal costing had been used? अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती तो प्रॉफिट क्या होता? अज़ूर लिमिटेड
uses absorption costing and following data is available relating to two different years. Opening stock as on 1st January 2015, 1000 units valued at 25,000. Budgeted fixed production overhead for the year 2014, 2 lakh. Budgeted production for the year 2014, 20,000. Closing stock as on 31st December 2015, 2,000 units valued at 54,000. Budgeted fixed production overhead for the year 2015, 3 lakh. Budgeted fixed production overhead for 2015, 25,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 1,50,000 और ये कहानी है प्रॉफिट की सारी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और कंपनी यूजेस FIFO. हमसे कहा जा रहा है प्रॉफिट क्या हो अगर कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करे. सो हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट गिवन है और हमें यहाँ से मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट पे जाना है. काम तो इतना ही है ना सिर्फ. तो हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट गिवन है और हमें वहां से मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट पे जाना है. तो रिकंसिलिएशन विल लुक लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 12. प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गिवन है. डिफरेंस इनमें है यकीनन, जिसके बाद प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग पे जाना है. डिफरेंस है यकीनन. मैंने ये क्यों कहा, क्यों डिफरेंस है जी इन दोनों में? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स डिफरेंट है. जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट फर्क होते हैं तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट फर्क होता है. दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है. जब ऐसा हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है. तो मतलब माइनस. तो जनाब डिफरेंस आएगा और डिफरेंस माइनस आएगा. बाय द वे प्रॉफिट जो गिवन है वो क्या 1,50,000. तो 1,50,000 में से कुछ माइनस करना है तो हमें मिलना है मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट. अब ये डिफरेंस कैलकुलेट करने के हमने दो तरीके सीखे हुए हैं. एक, यूनिट्स का फर्क लो, OAR से मल्टीप्लाई करो, और दूसरा अल्टरनेटिव मेथड. हमने कहा था हमें डिफरेंस का डिफरेंस लेके इन्वेंट्री का फर्क लेके OAR से मल्टीप्लाई करना है या अल्टरनेटिव मेथड पे जाना है. ये डिपेंड करेगा दो क्वेश्चंस के ऊपर. एक, क्या हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स अवेलेबल है? वो तो ओके हो गया, यूनिट्स तो अवेलेबल है हमें. दूसरा क्वेश्चन, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का OAR सेम है? हमें देखना पड़ेगा. हमें OAR रेडीली अवेलेबल नहीं है. विल हैव टू असेस. तो जरा देखिए, ओपनिंग स्टॉक ये किस साल की कहानी है जी? ये 2015 की कहानी है. और ये जो 2015 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ ये किस साल में बना था? यकीनन 2014 में बना था. तो 2014 में जो OAR होगा वो 2014 के फिक्स्ड ओवरहेड 2014 की प्रोडक्शन से निकला होगा. तो जनाब 2014 का OAR ये है कितना जी? 10 रुपए पर यूनिट. 2014 का OAR 2014 के बजटेड ओवरहेड्स 2014 की बजटेड प्रोडक्शन से निकला होगा. और क्लोजिंग स्टॉक हमारा चूंकि 2015 का है तो उसके लिए यूज हुआ होगा डाटा 2015 का. और 2015 के बजटेड ओवरहेड 2015 की बजटेड प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है. ये जनाब 2015 का डाटा है. यहाँ से OAR क्या आ रहा है? ये 2015 का OAR है 12 रुपए. और कंपनी चूंकि FIFO इस्तेमाल कर रही है. FIFO का मतलब क्या होता है कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक उसी साल की प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू होता है. FIFO का मतलब होता है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक उसी साल के कॉस्ट पे वैल्यू होता है. मतलब आपकी ओपनिंग स्टॉक में 2015 में जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है इसमें जो OAR शामिल है वो 10 रुपए है और जो क्लोजिंग स्टॉक में OAR जाना है वो 12 रुपए है. तो जनाब हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स तो अवेलेबल है लेकिन ओपनिंग स्टॉक का OAR क्लोजिंग स्टॉक का OAR डिफरेंट है.
और जब ये सिचुएशन आ जाए तो हमें जाना पड़ता है अल्टरनेटिव मेथड पे। हम जाएंगे अल्टरनेटिव मेथड पे। ये सारी डिस्कशन जो मैंने वहां से आपकी OAR की है वो सिर्फ इसलिए की है, मुझे यहाँ पे OAR कैलकुलेट करना मेरे सवाल का हिस्सा नहीं है, मेरे आंसर का हिस्सा नहीं है, ये मेरी सिर्फ वैल्यूएशन है कि भाई इधर OAR फर्क है, इधर OAR फर्क है, मुझे अल्टरनेटिव मेथड पे जाना है, मुझे अल्टरनेटिव मेथड पे जाना है। तब मैं अल्टरनेटिव मेथड की तरफ चलूंगा और उससे ये डिफरेंस की वैल्यू लेके आऊंगा। जी, एनी क्वेश्चन? हमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट में से डिफरेंस लेस करना है, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट आएगा। ये डिफरेंस मैंने अल्टरनेटिव मेथड से लेना है, रिकंसिलिएशन का अल्टरनेटिव मेथड जो कि है ये, ठीक है जी। मैं इसी को एक्सटेंड यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मेरे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री वैल्यू अवेलेबल है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत क्लोजिंग स्टॉक कितना है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत क्लोजिंग स्टॉक, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओपनिंग स्टॉक। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री की वैल्यू में डिफरेंस 56,000 माइनस 25,000 कितना है जी? 29,000। 29,000। अब मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री चाहिए। अब तो जैसे देखिएगा, मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री वैल्यू में फर्क किस चीज का है? 10 रुपए पर यूनिट का। यही फर्क है सिर्फ ना। हमारी कॉस्ट पर यूनिट याद है चैप्टर 3 के पहले पेज पे लगी हुई है। कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में OAR ऐड होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये OAR नहीं होता। तो ये 10 रुपए पर यूनिट इसमें से निकाल दो और इसमें से ये 12 रुपए पर यूनिट निकाल दो, तो आपकी इन्वेंट्री वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगी। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट ऐड हुए में ओपनिंग स्टॉक में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक में 12 रुपए पर यूनिट ऐड हुए में। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मार्जिनल कॉस्टिंग पे आपने जाना है। तो जनाब ये 54,000 में से माइनस कर दो 12 रुपए पर यूनिट। यूनिट कितने? 2000। ये जी आपकी वैल्यू बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। और सेम यही वर्किंग आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए करो और ओपनिंग स्टॉक के लिए करो। 25,000 माइनस 1,000 इंटू 10, तो डिफरेंस कितना बचा? दिस माइनस दिस 15,000 एंड डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस 14,000। हमने इन्वेंट्री वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब लेस कर दिए क्लोजिंग स्टॉक में। इन्वेंट्री वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड जो ओपनिंग स्टॉक में है वो लेस कर दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गई, ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गई। तो डिफरेंस ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू इज 15 एंड डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज 14,000। तो इस 14,000 को यहाँ पे इसको माइनस करना है अपने। लीजिए जी, ये प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया। जी, एनी क्वेश्चन? प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? जी, किसी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूछिए। अच्छा, ये हमारे चैप्टर की डिस्कशन खत्म है। अब हमें पास पेपर क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पास पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करने का वहाँ पर टाइम नहीं है। तो हमने जो पिछले दिनों कुछ एक्टिविटीज मैथमेटिक्स किए, उस मैथमेटिक्स की छोटी सी रिवीजन एक्टिविटी, रिवीजन तो नहीं, क्लास एक्टिविटीज हम करते हैं। तो यहाँ से अगर कोई सवाल है इन इलस्ट्रेशन से 10, 11, 12
ये हमने तीनों इलस्ट्रेशन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रिकंसिलिएशन पे किए हैं। इनसे कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं पूछिए, कोई बात समझ नहीं आई पूछना चाहते हैं पूछिए, नहीं तो फिर हमारे पास जो 8-10 मिनट है इसमें हम कुछ स्मॉल एक्टिविटीज करते हैं। जी बेटा लास्ट में ये बेटा मैंने ये इन्वेंट्री वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मुझे इन्वेंट्री वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग चाहिए। तो मुझे पता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ फिक्स ओवरहेड का फर्क है, वो इसमें 12 रुपए पर यूनिट ऐड हुए हैं, तो ये मैंने इसमें से फिक्स ओवरहेड लेस कर दिया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री में से फिक्स्ड ओवरहेड लेस कर दो तो ये आपकी इन्वेंट्री वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गई। 12 रुपए पर यूनिट है ना भाई, वो यार 12 रुपए पर यूनिट निकाला था ना हमने, और 2000 यूनिट्स है ये, तो 24,000 इसमें फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है, निकाल दो। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक में ये आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वैल्यू है, इसमें 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ये 1000 यूनिट्स है, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10,000 ऐड हुए हैं, ये निकाल दो। तो ये आपके पास वैल्यू अंडर इन्वेंट्री वैल्यू अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गई। ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये ओपनिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर ओपनिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ठीक है, तो हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री में से ओवरहेड निकाले, मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टॉक बन गया। हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इन्वेंट्री वैल्यू में से ओवरहेड निकाले, मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टॉक बन गया। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री माइनस मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत ओपनिंग इन्वेंट्री, डिफरेंस। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कहानी है दो रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल्स यूज्ड X एंड Y 2000 kg एंड 3000 kg एंड रॉ मटेरियल यूज की कॉस्ट है ₹5 मिलियन। रॉ मटेरियल कॉस्ट per kg of X is 30% higher than raw material cost per kg of Y. आपकी रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल कॉस्ट पर kg X एंड Y निकालिए जी। X की कॉस्ट पर केजी क्या है, Y की कॉस्ट पर केजी क्या है, सॉल्व इट। असूल वही है जो आपको सिखाया था असेसमेंट की डिस्कशन में कि दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज का आपको रिलेशनशिप दे दिया जाए जिनकी वैल्यूज आपको निकालनी है, तो आप उन वेरिएबल्स को एक इक्वेशन में फिट करा देते हो। उन वेरिएबल्स को एक इक्वेशन में फिट करोगे, वहां से आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालोगे। 2000 kg X के यूज किए, 3000 kg Y के यूज किए, ये टोटल इस्तेमाल करने में आपकी कॉस्ट आ गई 5 मिलियन की। X की कॉस्ट Y की कॉस्ट से 30% ज्यादा है। हमसे कहा जा रहा है जी कॉस्ट पर केजी बताओ X की Y की क्या है, X की क्या है Y की क्या है। भैया तू रजिस्टर अपना खोल ले, उसको भी असिस्ट कर रहा, तो कैलकुलेटर कर लिया, इक्वेशन तो बना लेना, सॉल्व साथी से कैलकुलेटर के कर ली, और सही वाला कैलकुलेटर लेके एग्जाम में और क्लास में इक्वेशन बनाओ, फिर कैलकुलेटर साथी से ले लेना। इसका मतलब आप लोगों ने जो आपको असेसमेंट की डिस्कशन हुई थी उसमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया था उसको जाके रिवाइज नहीं किया। अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, कितने बच्चों से हो गया हाथ खड़ा करके बताएं जरा, जिनकी मैं रजिस्टर पर आकर देख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर मैं अगर कह रहा हूँ कि
आप लोगों ने जाके असेसमेंट में जो आपको एक चीज सिखाई गई थी उसको आपने रिवाइज नहीं किया, उसको आपने रिटेन नहीं किया, देन आई एम नॉट रॉन्ग कि सिर्फ 7 बच्चे इस क्लास में जो इस कैलकुलेशन को कर पाए, सही गलत का फैसला उनका भी होना बाकी है, लेकिन एटलीस्ट दे वर एबल टू परफॉर्म, सो वी कैन अज्यूम कि उन्होंने ठीक ही किया होगा जिन्होंने किया का। तो बेटा दिस इज नॉट द अप्रोच जो लेके आप चलना चाहते हो। आपको एक स्किल सिखाई गई नहीं, आपको एक टेस्ट दिया गया, उस टेस्ट में यू डिड नॉट परफॉर्म वेल, उस पर पता लगा जी एक स्किल का मसला है, वो स्किल आपको सिखा दी गई, बट यू स्टिल डिड नॉट बॉदर टू लर्न एंड रिटेन दैट स्किल। इट मीन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनहेंसिंग योर स्किल और नॉलेज लेवल, और अपने स्किल नॉलेज लेवल को एनहेंस नहीं करना, कुछ सीखना नहीं है, तो फिर करना क्या है इस क्लास में आके? ये जी कहानी इतनी सी जो कि आपको समझ नहीं रही है। अच्छा जी, आज के इतना ही, कल मिलेंगे और कल इंशाअल्लाह हम 5 पेपर क्वेश्चन करेंगे। कल परसों 5 पेपर क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आई थिंक विल बी डन विद दिस, हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। ये हमारे एजेंडे के क्वेश्चन है जो हमें करने हैं 1 3 4 5। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।